Hello student, welcome to our online classes. Today I am going to teach you the Hindi grammar. Now we'll be learn भाषा, लिपि और व्याकरण पाठ 1 जो आप लोग को मैं रिवीजन कराऊंगी। आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर से दोहराऊंगी। कॉपी पेंसिल कलम लेके बैठ जाइए ताकि जहाँ समझ में नहीं आया जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसे आप लोग लिखिएगा, समझिएगा और जानिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा, तो भाषा की परिभाषा जानने के लिए आपको भाषा के बारे में जानना ज़रूरी है कि भाषा क्या होता है, भाषा का जन्म कहाँ से हुआ। तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। संस्कृत के भाष धातु से भाषा का जन्म हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। इसका क्या अर्थ है बच्चों? बोलना या कहना। चलो मैं आज अच्छी तरह आपको समझाती हूँ भाषा के बारे में। हम सभी अपने मन में अनेक प्रकार के भाव या विचार जन्म लेते हैं कि नहीं बच्चों? भाव या विचार का जन्म होता है कि नहीं अपने अपने मन में। तो जाने कैसे भाषा का विचार प्रकट होता है। तो मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकता पढ़ने पर वो लिखकर भी मन की बात को स्पष्ट करता है। उसे हम भाषा कहते हैं। दूसरे रूप में भाषा की परिभाषा मिश्र भी दे सकते हैं। भाषा वो साधन है जिससे द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों को आदान प्रदान करता है। उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा आप लोग समझ गए। जो मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव को प्रकट करता है उसे हम भाषा कहते हैं। बच्चों, कभी कभी हम अपने बात इशारों या संकेतों में भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? इशारा कर कर यानी संकेत कर कर भी कहते हैं। जैसे हम बताते हैं आप लोगों को, कक्षा में अध्यापिका अपने ओठ पर उंगली रखकर छात्रों को संकेत करती है तो कक्षा के सभी छात्र समझ जाते हैं उन्हें चुप रहने का निर्देश दिया जा रहा है। पशु पक्षी तरह तरह की आवाज़ें करके अपनी बात अपने साथियों से कहते हैं। हम भी मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। ये सब ध्वनियाँ सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। करते हैं कि नहीं बच्चों? यहाँ पिक्चर में देखिए, टीचर शिक्षक अपने मुंह पे उंगली रख रही हैं, बच्चों को इशारा में बता रही हैं चुप रहने के लिए। तो बच्चों, ये सांकेतिक भाषा यानी इशारा द्वारा इनको समझा रही हैं। तो आइए बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं? अब भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। आइए मौखिक भाषा क्या होती है? इसको ओरल बोलते हैं। जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है भाषा का? मौखिक रूप। दूसरा लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मानव ने मुझे तरह तरह से लिखकर अस्थायी रूप प्रदान किया है। तो मानव लिखकर जो अस्थायी रूप होता है, जो लिखित होता है, उसे हम लिखित भाषा का रूप देते हैं। तो अब आइए बच्चों, लिखित रूप में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अस्थायी होता है। मेरे इसी गुण के कारण तुम्हें इतिहास तथा अनेक प्राचीन बातों का ज्ञान होता है। मेरे इस लिखित रूप में अपने विचार देश विदेश में ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों तक भी
पहुंचा सकते हैं। ये विचार देश विदेश में भी नहीं अपितु बल्कि आने वाले पीढ़ियों में हम लिखित भाषा को पहुंचा सकते हैं। हम इनकी कौन कौन विभिन्न भाषाएं हैं? विश्व के लोग अपने विचार प्रकट करने के लिए अनेक भाषाएं बोलते हैं। कितनी भाषाएं बोलते हैं? अनेक भाषाएं बोलते हैं, जैसे रूसी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी, जापानी, जर्मन आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगला, असमिया, कश्मीरी आदि। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या होती है? हिंदी। हिंदी देश के अधिकतम लोग द्वारा बोली व समझी जाती है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं कि नहीं? 14 सितंबर को, ये 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आइए बच्चों बोली। अब हम लोग बोली पढ़ेंगे। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। क्षेत्रीय रूप में को क्या कहा जाता है? बोली। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, परंतु बोली प्रांत से प्रांत, गांव से गांव बदलती जाती है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है। मतलब हर दूरी पे अपनी बोली चेंज हो जाती है। क्षेत्रीय भाषा की बोली बोली जाती है, जैसे छपरा में भोजपुरी, ये मिथिला में मैथिली भाषा। इस सब की भाषा क्षेत्र के अनुसार बोली बदल दी जाती है। भाषाओं के साहित्य रचना होती है जो लिखित रूप से भी उपलब्ध होती है, परंतु बोलियों का साहित्य लिखित ना होकर मौखिक ही रह जाता है। हर बोली में लोक कथाएँ और लोकगीत होते हैं जो कहे सुने और गाए जाते हैं। समझ गए बच्चों? बोली हर एक क्षेत्र के दूरी पे बोली चेंज हो जाती है, प्रांत गांव में बदल दी जाती है। हिंदी की बोलियां। हिंदी में कितनी बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मगधी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि। ये सब बोली के डिफिनेशन है। ये इस क्षेत्र में बोली कहा जाता है, क्षेत्रीय भाषा के रूप में बोली कहा जाता है। अब आइए बच्चों लिपि। तो लिपि का अर्थ क्या होता है? लिपि का अर्थ होता है विधि या ढंग। संसार में जितनी भाषा है उसके अलग अलग लिपि होती है। लिपि एक चिन्ह को बोला जाता है जो विधि ढंग होता है, चिन्ह लिखने का ढंग जो होता है, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अभी हमने बोला लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। हिंदी तथा संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ भाषा है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी। लिपि क्या होती है? हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन लिपि होती, उर्दू की फारसी होती है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है। उदाहरण में देवनागरी लिपि में क्या लेंगे? भारत मेरा देश है। रोमन अंग्रेजी में लिखेंगे इंडिया इज़ ए माई कंट्री। उर्दू में वही लिखेंगे, पंजाबी में वही लिखेंगे। इस तरह हम लोग का लिपि का पता चलता है। प्रत्येक भाषा में लिपि अलग अलग चिन्ह हो जाते हैं। समझ के बच्चों? लिपि प्रत्येक भाषा में लिपि के चिन्ह अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि इस तरह आप लोग को बताया गया है। देवनागरी भाषा की लिपि इस तरह बताया गया है, लिपि बताया गया है। उर्दू की लिपि फारसी या पंजाबी की गुरुमुखी। तो बच्चों आप लोग समझ गए भाषा के किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, बोली क्या होती है, लिपि क्या होती है। अब आइए बच्चों हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण को अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं। किसी भी भाषा को अशुद्ध उच्चारण या लेखन से उसका अर्थ बदल जाता है।
अशुद्धता से बचने के लिए हर भाषा में नियम बनाए गए हैं। ये नियम भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान देते हैं। इसमें शब्द, अर्थ, वाक्य तथा अनेक प्रयोग पर नियंत्रण रहता है तथा भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग में लाया जा सकता अर्थात कहा जा सकता है। तो भाषा के नियमों की जानकारी के लिए हमें व्याकरण का होना ज़रूरी है। शुद्ध बोलना लिखना हमें बताता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण की भाषा आप कैसे समझेंगे? शुद्ध रूप से जो हमें जानकारी देता है। उदाहरण के लिए यदि कहा जाए आज पाठशाला खुला था, तो ये वाक्य सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये क्रिया शब्दों के सही रूप का प्रयोग नहीं किया गया है। यह वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, आज पाठशाला खुली थी। अतः शब्दों को शुद्ध रूप की जानकारी के लिए व्याकरण ही एकमात्र उपयोगी साधन है। मतलब शुद्ध हमें बोलने, पढ़ने और जानने के लिए या लिखने के लिए हमें व्याकरण जानना बहुत ज़रूरी होता है। व्याकरण की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। अतः किसी भी भाषा की रचना को समझाने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। इससे भाषा का मानक रूप प्रयोग में लाया जाता। मानक रूप का अर्थ है भाषा के शुद्ध एक रूप का प्रयोग। मानक रूप का अर्थ क्या होता है? भाषा के शुद्ध एक रूप का प्रयोग। भाषा को उपयोगी बनाने के लिए उसकी एक रूपता अत्यंत आवश्यक है। क्या बनाने के लिए? उसकी उपयोगिता बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य व्याकरण के नियमों के आधार पर ही संभव है। ठीक है बच्चों, आइए अब जाने व्याकरण के भेद। व्याकरण के मुख्य भेद क्या है, आइए समझें। वर्ण भाषा की वो मौखिक इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। कुछ वर्णों या कभी कभी एक ही वर्ण से बनता है शब्द। कुछ शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य। तो शब्दों के मेल से एक वाक्य बनता है और कभी कभी एक वर्ण से शब्द भी बन जाता। इस दृष्टि के आधार पर व्याकरण भाषा के निम्नलिखित अंगों पर विचार करता है। तो व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। व्याकरण के वर्ण, शब्द तथा वाक्य के आकार, भेद, रूप, बनावट तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो व्याकरण कितने अंग होते हैं? 3। ये सब की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लें। क्या है क्वेश्चन आंसर? आओ अभ्यास सीखें। पहला क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करो। क्या है बच्चों पहला? निम्नलिखित। भास धातु का अर्थ है, यहाँ खाली स्थान देख रहे होंगे बुक में बच्चों, यहाँ क्या भरिएगा? बोलना या कहना। क्या लिखेंगे? भास धातु का अर्थ, खाली स्थान दिख रहा है आप लोगों को, बोलना या कहना भरेंगे। दूसरा, मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन, खाली स्थान है, क्या है साधन? तो भाषा भरेंगे। यहाँ क्या भरेंगे? भाषा भरेंगे। तीसरा नंबर पे आइए बच्चों, भाषा। भाषा के 2 रूप हैं। खाली स्थान यहाँ दिख रहा है, कौन कौन है? यहाँ हमने भरा है लिखित और मौखिक। तो भाषा के 2 रूप है, लिखित और मौखिक। चौथा नंबर पे आ जाइए बच्चों, भाषा के लिखित रूप की सबसे बड़ी विशेषता उसका क्या होता है? खाली स्थान अस्थाई होता है। भाषा के लिखित रूप की सबसे बड़ी विशेषता उसका अस्थाई होता है। 5वां भरिएगा, हमारी राष्ट्रभाषा खाली स्थान है, तो क्या भरिएगा? हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। 6 नंबर में, भाषा को लिखने का ढंग डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि। लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। 7वां,
हिंदी भाषा खाली स्थान लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। तो खाली स्थान पे आप भरेंगे देवनागरी लिपि। 8वां, भाषा के क्षेत्रीय रूप को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं हम। 9 नंबर, वह भाषा जो देश के अधिकतम लोगों के द्वारा बोली व समझी जाती है, क्या कहलाती है? हिंदी। वो भाषा जो देश के अधिकतम लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, हिंदी कहलाती। खाली स्थान पे आप लोग हिंदी भरिएगा। 10वां नंबर, शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना हमें खाली स्थान सिखाता है। क्या सिखाता है? व्याकरण। शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना हमें व्याकरण सिखाता है। तो आप लोग का आओ अभ्यास करें। पहला का रिक्त स्थानों को पूरा करें, इन वाक्यों को पूरा करें। आप लोग भर ही चुके होंगे बच्चों। अब नंबर 2 में आइए। निम्नलिखित में से भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ? अब भाषा का किस रूप में प्रयोग हुआ? आइए आज आप लोग को इसका भी आंसर बता दूं, उत्तर बता देती हूँ। पहला अनुच्छेद लेखन, लिखित भाषा। गायन, मौखिक भाषा। दूसरा में लिखेगा गायन, मौखिक भाषा। तीसरा टेलीफोन पर बातचीत, मौखिक भाषा। चौथा पुस्तक पढ़ना, मौखिक भाषा। 5वां पत्र लिखना, लिखित भाषा। इस तरह आप लोग का दूसरा भी उत्तर मैं लिखवा दी हूँ, बुक पे भर लीजिएगा। तीसरा नंबर पे आता है भाषा और बोलियां छांटकर अलग अलग करो। तो ये बॉक्स में आप लोग को भाषा बोलियां दिया गया, इसको छांट के हम यहाँ भरेंगे। यहाँ भाषा भरेंगे, यहाँ बोलियां भरेंगे। तो हमने भर दिया भाषा और बोलियां, आप लोग भी बच्चों भर लीजिए। हिंदी भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़। दोहरा दे रही हूँ, दोबारा सुन लीजिए। भाषा में क्या लिखिएगा? हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़। बोलियां क्या लिखिएगा? हिंदी में पूर्वी हिंदी, अंग्रेजी में पश्चिमी हिंदी, पंजाबी में पहाड़ी हिंदी, उर्दू में ब्रज भाषा, तेलुगु में मारवाड़ी, कन्नड़ में भोजपुरी। ये बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है बच्चों, चुन के आप लोग भर लीजिएगा। अब बच्चों 4 नंबर आइए। भारतीय भाषा तथा विदेशी भाषा छांटकर अलग अलग स्थान पर लिखें। भारतीय, ये कॉलम है, बॉक्स में लिखा हुआ है ये सब भारतीय भाषा, विदेशी भाषा। आप लोग को अलग अलग चुन के यहाँ पे भरना। भारतीय भाषा में ये भर देंगे, विदेशी भाषा में यहाँ भरेंगे। तो भारतीय भाषा क्या है? कश्मीरी, मराठी, तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम। ठीक है। विदेशी भाषा में क्या भरेंगे? जापानी, जर्मन, रूसी, फ्रेंच, अंग्रेजी, चीनी। ठीक है। आप लोग इस तरह आप लोग भर लीजिएगा। 5वां में आइए बच्चों, भाषा और लिपि का मिलान। अब यहाँ हम लोग को मिलाएंगे भाषा और लिपि। तो कैसे मिलाएंगे? हिंदी कौन सी लिपि है? देवनागरी। अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, संस्कृत देवनागरी। ठीक है। पंजाबी गुरुमुखी। इस तरह हम लोग मिलाते चलेंगे, कौन सी भाषा किस लिपि में मिलाना है। ये भी आप लोग समझ गए बच्चों। अब 6ठा आइए, व्याकरण की दृष्टि से वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। व्याकरण की दृष्टि से हमें शुद्ध लिखना है। तो यहाँ वाक्य दिया हुआ, यहाँ शुद्ध वाक्य हम भरेंगे। पहला क्या है? भागा मोहन लेकर गेंद। इसको शुद्ध वाक्य में कैसे लेंगे? मोहन गेंद लेकर भागा। दूसरा में क्या लिखें? में उड़ी आसमान चिड़िया। तो शुद्ध वाक्य में क्या लिखेंगे? चिड़िया आसमान में उड़ी। तीसरा क्या वाक्य है? कुर्सी गई है टूट गिर कर। शुद्ध वाक्य में क्या लिखेंगे? कुर्सी गिरकर टूट गई। कुर्सी गिरकर टूट गई। चौथा नंबर में वाक्य है, केला है खाना मुझे।
शुद्ध वाक्य में क्या लिखेंगे? मुझे केला खाना है। 5वां, रहे हैं हिंदी अध्यापक पढ़ा। शुद्ध वाक्य में अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। 6 नंबर, घर बंदर है कि छत पर। घर बंदर है कि छत पर। तो शुद्ध वाक्य में क्या लिखेंगे? घर की छत पर बंदर हैं। इस तरह आप लोग का क्वेश्चन आंसर हमने बना दिया, आप लोग बुक में भर लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ लीजिएगा फ़ोन करके। भाषा की जानकारी आप लोग को दे दिया। भाषा क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार है, कितने रूप हैं, लिपि क्या होती है, बोली क्या होती है, व्याकरण के कितने अंग हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप लोग को मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।